ठीक है, देखो चलो, आज की जो क्लास होगी ना, टुडेज क्लास विल बी मोर थ्योरेटिकल। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है वो थ्योरेटिकल होने वाली है। और ये जो मैंने आपको बुक भेजी थी उसका मैंने पीडीएफ जो है वो स्कैन करके यहाँ पे लगा लिया है। आज अपने को बस थ्योरी पढ़नी है। ये जो चैप्टर जो है इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट थ्योरी। तो कितने पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, जितने जो जो रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको इसमें स्कैन करके भेज दिया मैंने आपको पीडीएफ, और वहीं और यहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जो जो जेई के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी सीबीएसई में आ जाता है, सीबीएसई में मोस्टली जो आता है क्वेश्चन वो आता है आपका यहाँ से। ये जो है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन चीज हो गया। देन एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इसमें क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी वीएस लॉ। ठीक है, दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका रिपीट है इसमें ना। सो अभी हम इसको देखेंगे एक एक करके और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अभी चलो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम है ये मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, और इसको अपने को आज ही खत्म है ना, एक ही लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे। आज क्या 15, और 15 की 16 है, 15 15 10 हो गया 25। ठीक है, देखो इसमें इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है अपने को, इसमें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद पढ़ना है मैग्नेट, इसके उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये पढ़ना है। ठीक है, और एक और टॉपिक था अर्थ मैग्नेटिज्म, वो बट हटा दिया आपके सिलेबस से। बट हम इसको एक बार इसका फॉर्मूला देख लेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो देख लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, फॉर्मूला बस इसका इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, देन अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद आपका जो इसमें बनता है फिर, वो बनता है आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, चलो सीरीज सीरीज आगे। कोई आ गया ना सीरीज? ओके चलो। ठीक है सीरीज, आर्यमन, ये पांच चीजें हैं जो अपने को अभी पढ़नी है। ठीक है, इसमें बारह मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये चीजें अपने को बस पढ़नी है, पांच चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई और जेई के लिए। ठीक है, आ जाओ बुक पे, आ जाओ, बुक को मैंने स्कैन कर लिया है। वी विल गो थ्रू वन बाय वन। ठीक है, जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है। Magnet is it is a piece of material that has both attractive as well as directive properties। ठीक है, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, ठीक है, व्हाट इज अ नेचुरल मैग्नेट? ओके, नेचुरल मैग्नेट इज एन आयरन और कॉल्ड मैग्नेटाइट, केमिकली इट इज अ ब्लैक आयरन ऑक्साइड ऑफ नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है कि जब आप मैग्नेट की के हेल्प से आप किसी और पार्टिकल पे मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, ऐसे पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट, सच मैग्नेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, एडवांटेज क्या है?
of artificial magnet over natural magnet. They can be made magnetically much stronger than natural magnet. They can be made of any size and shape, and their polarity can be reversed when desired. ठीक है, ये सब बेसिक है। आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है। तो चार प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, like pole repel and unlike pole attract, same चीज, a magnetic pole exists in pair, very important, I will say very important। लिखने के लिए आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ, आ जाता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चार प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब नॉर्थ पोल भी होगा साउथ पोल भी होगा। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? The space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field। मैग्नेट के आसपास में जो एरिया होता है, जहाँ पे उसका एरिया, जहाँ जहाँ पे वो फील्ड का एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के आसपास जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैसे मैग्नेट के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कि उसकी कितनी वैल्यू होती है किसी पॉइंट पे, उसी को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। The magnetic field intensity at any point in the magnetic field is the force experienced by a unit north pole placed in at that point। Same formula, same definition as of electric field intensity। मतलब एक चार्ज पे आप कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम चीज वो है, वही है कि अगर मैंने एक यूनिट मैग्नेट को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें कितनी इंटेंसिटी, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, आशी क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट इसमें पढ़ना है हम अपने को। अब मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट देखो, ये मैग्नेट आपके पास, ये मैग्नेट आपके पास, तो क्या होता है मैग्नेट में, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक पोल्स, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, उसका क्या कौन से पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस होता है द लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब पोल पोल के वहां से जो जो लाइन जा रही है, उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर होता है जो सेंटर ऑफ द मैग्नेट से वर्टिकली पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू टू पोल्स, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक पता होना चाहिए। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, नॉर्थ से साउथ का जो पोल का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ओके, चलो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट इन दैट रीजन। इसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी हर पॉइंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को हम क्रॉस से बनाते हैं, आउटसाइड को हम डॉट से बनाते हैं, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन पढ़ा था। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे है, अगर Qm1 and Qm2 are the pole strength of two magnetic poles which are at a distance r apart, then the force between them is। मतलब मान लो ये एक पोल है, ये एक मैग्नेटिक पोल है, ये दूसरा मैग्नेटिक पोल है, इसका चार्ज Qm1 है, इसका चार्ज Qm2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, तो उन दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Qm1 इंटू Qm2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम एज कुलम्स लॉ जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे यहाँ पे क्या मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। An arrangement of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called magnetic pole। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, तो माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे है,
इनके बीच का डिस्टेंस है ए और ए, उसको हम बोल देते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ठीक है, ये अगर ये नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे साउथ नॉर्थ है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे वहां पे था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां पे क्या क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, M इक्वल टू क्यू एम, डिस्टेंस है 2l, तो सेम चीज है। ठीक है, यहाँ तक चीजें सेम है एकदम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी चीजें यहाँ पे सेम टू सेम है। यहाँ पे आ जाओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, वैसे ही क्या है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। A magnetic line of force may be defined as the curve, a tangent to which at any point it gives the direction of the magnetic field at that point. It may be defined as the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so. Properties of magnetic field lines of force. This is important for CBSE. This is important for CBSE. क्या magnetic lines of force are closed curve which start in A from north pole and end at the south pole. मतलब अगर मान लो ये आपका मैग्नेट है, क्या होता है कर्व, ऐसे मूव करता है, ऐसे आता है और फिर ऐसे चले जाता है। तो यहाँ पे भी नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में आएगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में आएगा यहाँ पे। तो इन आउटसाइड क्या है, आउटसाइड फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये समझ में आ रहा है सबको? इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये क्लियर है? हाँ सर। The lines of force never cross each other. Same thing है. They start from and end on the surface of the magnet. Normally, the lines of force have a tendency to contract lengthwise and expand sidewise. ठीक है? And this explain attraction between unlike force and repulsion between like force. Okay. The closeness of lines of force is a measure of the strength. ठीक है? जितना पास होगा उतना जितना स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होगा, उतनी फील्ड लाइन आपस में क्लोज होगी। ठीक है, वही चीज है। फिर यहाँ पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा 2p/r³, वैसे यहाँ पे क्या आ गया, μ0/4π 2m/r³। r³ सेम फॉर्मूला है, सेम डेरिवेशन है, सेम रिपीटेटिव है। इक्वेटोरियल में जैसे वहां पे आया था p/r³, यहाँ पे क्या आ गया, μ0/4π m/r³। सेम फॉर्मूला। वहां पे क्या था, kp/r³, है ना, सेम। यहाँ वहां पे क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, k इंटू 2p/r³। सेम फॉर्मूला रिपीट है, डेरिवेशन सब कुछ सेम है, कोई कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया चीज। टॉर्क, टॉर्क जैसे वहां पे आता था टाउ इक्वल टू p क्रॉस ई, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ गया, m क्रॉस p। सेम चीज है, सेम ऐसा यूनिट निकालना है, अलग अलग एंगल पे सेम चीज है। मैग्नेटिक यू, वहां पे क्या होता था, u माइनस p डॉट ई, यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू माइनस m डॉट b। तो ये डेरिवेशन नहीं याद नहीं रखना, बस पता होना चाहिए कोरिलेशन। पी को एम से रिप्लेस कर दो, ई को बी से रिप्लेस कर दो, सारे फॉर्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे सब कुछ रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब आता है इंपॉर्टेंट। यहाँ से यहाँ तक जो हमने, यहाँ तक तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपीट था, तो मैंने एक बार फॉर्मूला बता दिया जो इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। क्लियर है ये सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिपीटेटिव चीज थी। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई थिंक ये अब आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ, क्लास 12 के जो सीबीएसई के सिलेबस में, बट देख लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। सिंपल चीज है, तो मैं बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेप्थ, ये सब इसकी डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बस याद क्या रखना है वो देख लो, फॉर्मूला याद रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें भी क्या होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेट का,
एक है वर्टिकल कंपोनेंट। मानो अर्थ है, अर्थ में एक लग रहा है हॉरिजॉन्टली फील्ड लग रहा है और एक वर्टिकली फील्ड लग रहा है। ठीक है, ये अल्फा और डेल्टा क्या है, तो डेफिनेशन देख लो एक बार यहाँ पे क्या है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी डिफाइंड इन बाय 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम 3 पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से? डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आपका बी एच, डिक्लिनेशन हो गया आपका डेल्टा, डेल्टा है और सॉरी अल्फा, हाँ डिक्लिनेशन है अल्फा, डिप है डेल्टा। ठीक है, इन तीन से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मतलब ये जो एंगल अल्फा है वो क्या है? द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस, और it is the angle which a compass needle makes with the geographical north south direction। मतलब देखो क्या है कि एक है जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब एक पॉइंट पे मेरे पास जो जियोग्राफी, जो हमारा जो मैप है ना, जो हमारा वर्ल्ड का जो मैप है उसमें वहां पे जो डिस्टेंस बता रहा है वो, डायरेक्शन बता रहा है वो, और एक जो मेरा मेरा जो कंपस का जो नीडल है जिससे हम पहले डायरेक्शन पता लगाते थे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो जियोग्राफिकल है, तो उन दोनों में थोड़ा एरर हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का। तो उन दोनों का जो एरर है उसी को हम बोलते हैं अल्फा, उसी को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन। The angle between the geographical meridian and the magnetic meridian at a place is called magnetic declination। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मतलब मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ये वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ का, और ये इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वाला भाई साहब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। जो 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 मेरा जियोग्राफिकल मेरिडियन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक मेरिडियन मेरिडियन के साथ ही होगा, इन दोनों का जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इफ डेल्टा इज द डिप एट एनी प्लेस, तो बी एच को मैं क्या ले सकता हूँ? बी कॉस डेल्टा। सिमिलरली बीवी को मैं क्या लिख दूंगा? बी साइन डेल्टा। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? बी इक्वल टू रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, इसका एंगल वो ले लोगे तो टेन डेल्टा इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, और डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी वी अपॉन बी एच। बस ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने को इसके लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए: डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट एनी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट पे मेरा एक होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा, और दूसरा होगा मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ये क्या है? ये क्या है? जियोग्राफिकल। ठीक है, इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों का जो एंगल है यही है मेरा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब जहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वहीं पे होगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके वर्टिकल में होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसका रिजल्टेंट आएगा बी, और ये है मेरा एंगल ऑफ डिप। सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत बन गया ना, ये है मेरा अल्फा, ये है मेरा एंगल ऑफ डिप। ये क्या है? एंगल ऑफ
डिप। तो यहाँ से मेरे पास बी एच की वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस डेल्टा, और बी वी की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन डेल्टा। तो मुझे बी निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। टेन डेल्टा निकालना होगा तो बी वी अपॉन बी एच। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अपने नोट्स में बताना, नोट्स जहाँ पे नोट्स लिख रहे हो, टॉपिक लिखना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और बस जितना मैंने यहाँ पे लिखा उतना लिख लेना बस। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं पता होना चाहिए। बस ये डायग्राम पता होना चाहिए कि जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग होता है, उन दोनों का जो एंगल हो, उन दोनों का जो बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और सर वो तो फिक्स्ड रहेगा ना, कौन एंगल सा? ऑफ डिक्लिनेशन? नहीं, चेंज हो सकता है कहीं कहीं पे, हो सकता है। इन दोनों के बीच में एंगल कम हो। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, वो आपको जो कंपास से डायरेक्शन आ रहा है वो बता रहा है, समझ रहे हो। हाँ। ये है ना, ये मान लो कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे ज्यादा हो सकता है ना। ये ओके। अल्फा कैन वेरी, ठीक है। तो आपको बस मान लो सीबीएसई में तो मुझे लगता नहीं कि आएगा, मान लो पूछ दिया, पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है अगर आएगा तो, किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, महाराष्ट्र सीईटी वीआईटी बिट्स, इन सब में आ जाता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म में कि इसमें बस आपको ये तीन चीज पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है, अल्फा कहाँ है, डेल्टा कहाँ है, और बी एच बी और बी वी बस। ठीक है, तो इससे आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चीज है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। ये वाला चीज आपके सिलेबस से हट गया है पूरा, कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये सब परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिव पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, अब आता नहीं है, तो अब पढ़ने का वो नहीं है। ठीक है, सीधा अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कहा मुझे सॉल्व करवाने हैं आपसे, थोड़ा सा मैं आपको बार मैग्नेट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूँ। बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट एस मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, देखो, एम क्या है उसका, पोल स्ट्रेंथ। टू एन क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ। एम इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ है। टू एन इसका ये लेंथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, या मैग्नेटिक मोमेंट, कुछ भी पूछ दिया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आप क्या बोलोगे, बड़ा एम इक्वल टू एम स्मॉल एम इंटू टू एल। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, क्या पढ़ा था ना, एम आई इंटू ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम, स्मॉल एम जो है, स्मॉल एम क्या पोल स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। वैसे भी देखोगे तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो उससे बता लो या इससे बता लो।
कल कल ही पढ़ा था ना हमने, एम मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, टॉर्क टॉर्क पढ़ने से पहले, है ना, आई इंटू हाँ ए, सर। अगर एन लूप है तो एन आई ए हो जाएगा, फिर टॉर्क आ जाता है एन आई ए बी ए, बी आई एन ए। और मैग्नेटिक मोमेंट के दो फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला है, एम इक्वल टू, अगर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रेंथ के बारे में बोलेगा बोलेगा तो एम इंटू टू एल, और नहीं तो एम इक्वल टू आई इंटू ए, और करंट है तो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बना सकता है, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। और ठीक है, मेन आता है जिसमें डायरेक्शन, डायरेक्शन अपने को लेनी है, साउथ से नॉर्थ होता है आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट, साउथ से नॉर्थ जो होता है वो होता है आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट। देखो क्वेश्चन क्या आया था, याद रखना, साउथ से नॉर्थ क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2014 में। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग फिगर शो अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है किस कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, किस कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज हाईएस्ट, किस कॉन्फ़िगरेशन में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना वो हाईएस्ट है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, साउथ नॉर्थ। चलो बताओ किस कॉन्फ़िगरेशन में जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसकी जो कहानी है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, हाँ चलो, किस सर कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ बोलो, सी। सी, 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 सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ में यहाँ पे क्या हो गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से हो गया, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, यहाँ पे थीटा कितना है, 90, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 180, है ना, एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया, एक मैग्नेटिक ऐसे हो गया, थीटा कितना हो गया, 30, यहाँ पे एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, थीटा कितना आ गया, 7। अब दो रिजल्टेंट है तो आर कैसे निकला, आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस थीटा, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा 90 है तो ये, थीटा 90 है तो ये वाला तो जीरो हो गया, कॉस जीरो, कॉस 90 जीरो होता है, थीटा 180 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये थीटा 30 है, थीटा 60 है, 30 और 60 में ऐड होगा तो या तो सी होगा या डी होगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमको मैक्सिमम निकालना है। अब जब थीटा की वैल्यू कम होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, थीटा की वैल्यू 30 है तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, वो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हो गया ये, समझना है, बेसिक मैथमेटिक्स था, सिर्फ सॉल्यूशन समझना आया।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। अब बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड magnetic dipole moment m is bent in the form of an arc as shown in figure. The new magnetic the new magnetic dipole moment will be, ऑप्शन ए है m, ऑप्शन बी है 3/πm, ऑप्शन सी है 2/πm, ऑप्शन डी है m/2। और ये आपको ऐसा दिया हुआ है। ये रेडियस आ रहा है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका जेई 2023। एक बड़ा मैग्नेट है जिसका लेंथ एल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम था। उसको मैंने बेंड करके एक आर्क में बना दिया इस शेप का। ठीक है। तो अब पूछा है कि भाई अब जो मैंने इसको चेंज किया है इस शेप का, तो अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। और टिपिकल जेई मेंस टाइप क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछता ही है। चलो सॉल्व करो। So B 3m/5. 3m/π करेक्ट। सही सॉल्व हुआ। देखो सॉल्यूशन देखो भाई। जब मेरा पास जब मेरे पास इसका लेंथ एल है और ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऐसे है, तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। एम इंटू लेंथ एल दिया हुआ था, एम इंटू एल है। अब मैंने इसी लेंथ को मैंने मोड़ दिया ऐसे, है ना। इसी लेंथ को मैंने, यही लेंथ एल है ना, इसी लेंथ को मैंने मोड़ दिया। जो एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री पे। तो भाई जब 60 डिग्री पे मोड़ा तो अपने को पता है फॉर्मूला, भाई थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई थीटा 60 है, 60 मतलब π/3 है। आर्क एल है और ये रेडियस आर था। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, r π/3। अब इस वाले केस में मेरा जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो एम डैश ले लो। वो कितना होगा भाई, मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू इंटू ये रेडियस इंटू आर। एम डैश की वैल्यू एम इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी एम इंटू एल, सॉरी सॉरी आर की लिख रहा हूँ मैं। एम इंटू
ठीक है। एम, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एम डैश की वैल्यू एम इंटू आर, सॉरी एम की वैल्यू कितनी आएगी, एम इंटू एल, हाँ सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे एम, एल की जगह मैं पुट कर दूंगा आर पाई बाई थ्री। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इस वाले केस में एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू ये रेडियस आर, सॉरी। अब मैं क्या कर देता हूँ दोनों को एम डैश बाय एम कर देता हूँ। कितना आ गया, एम इंटू आर अपॉन एम आर पाई बाई थ्री, कट गया। तो यहाँ से एम डैश की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाय पाई इंटू, ठीक है। तो थ्री बाय पाई इंटू एम आ गया। ओके, यहाँ तक। हाँ सर। चलो, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो साइंटिस्ट भाई साहब थे फराडे, जो भी हमारा जो नया अगला चैप्टर है ईएमआई में, फराडे की लॉ आने वाले हैं, फराडेज टू लॉ, है ना। फर्स्ट फराडे फर्स्ट लॉ एंड फराडे सेकंड लॉ, लेंस लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, वैसे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उसने इनको तीन कैटेगरी में बांट बांट दिया। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। अच्छा बताओ, कल हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें हम मैग्नेटिक, जो मैग्नेट से हम रेडियल फील्ड निकाल रहे थे, तो वहां पे हमने कौन सा सब्सटेंस यूज किया था, किसी को याद है? कल हम एक टॉपिक पढ़ा था ना हमने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। उसमें मैंने बताया था कि वहां पे हमको चाहिए होता है रेडियल फील्ड, ताकि थीटा थीटा 90 डिग्री पे हो जाए। तो मैंने बोला तो वो ताकि फील्ड जो है वो रेडियल आए, तो हम वहाँ पे मैग्नेट में कोई मटेरियल यूज करते हैं जिससे 90 डिग्री पे निकले फील्ड। तो वहाँ पे हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, वहाँ पे मैंने लिखवाया था रेडियल फील्ड को जनरेट करने के लिए हमने कौन सा सब्सटेंस यूज किया था वहाँ पे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में कौन सा सब्सटेंस यूज किया था, किसी को याद है कि नहीं है? सर फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक ना, फेरोमैग्नेटिक अपने हमने यूज किया था फॉर फॉर रेडियल फील्ड मैग्नेट से, ताकि फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे निकले। ठीक है। और मैंने लिखवाया भी था, बोला भी था, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या होता है अब? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच डेवलप फीबल मैग्नेटिज्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। Such substances are feebly repelled by the magnet and tend to move from stronger to weaker part of a magnetic field. मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना, वो ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत छोटा सा मैग्नेटिज्म, मतलब छोटा सा फील्ड एक्सपीरियंस करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि क्या हो गया, उससे रिपेल जाने की कोशिश करता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। एंड इट टेंड्स टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड ना। ऑब्वियस सी बात है, जब वो मैग्नेट से दूर भागेगा तो वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। तो बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, वो दूर भागता है, रिपेल करता है, और बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना चाहता है वो। ये जो सक्सेस होते हैं ना, वो बोलते हैं भाई हमको जितना कम मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है उतना दे। एग्जाम्पल, बिस्मथ,
कॉपर, लेड, जिंक, टोन, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम, NaCl। ठीक है, आ जाओ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है भाई? जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, और वो टेंड टू मूव कर, और वो अट्रैक्टिव होता है बेसिकली, और वो वीकर से स्ट्रॉन्गर फील्ड में आने की कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा तो ये हो गया बेसिकली थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा अट्रैक्टिव। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है भाई? These are the substances which develop strong magnetization in the field, in the direction of field. They are strongly attracted by magnet and tend to move from a weaker to strong। मतलब ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, समझ में आया? डायमैग्नेटिक सर दूर भागता है, तो सर स्ट्रॉन्ग से वीकर रीजन में जाता है। सर पैरामैग्नेटिक, सर वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, तो वो वीकर से स्ट्रॉन्गर रीजन में आने की कोशिश करता है, बट वो थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना चाहता है। सर फेरोमैग्नेटिक वाला जो होता है वो चाहता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड के पास आ जाऊं मैं, उतना मजा आ जाएगा मेरे को। वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करना चाहता है। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब। ठीक है, क्या करना? इन तीनों का डेफिनेशन लिख लेना, और तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लेना बस। ठीक है, आधा क्यूरी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या होता है? क्यूरी लॉ बोलता है कि भाई इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m of a paramagnetic material is directly proportional to magnetizing field intensity h and inversely proportional to the absolute temperature T। ओके, अभी अभी मैंने तुमको एच और टी पढ़ाया नहीं है। ओके, वो एच और टी अब सिलेबस में हट गया है आपके, तो आई थिंक फिर तो अब पूरी टेम्परेचर भी हट जाएगा। ओके, ठीक है। आई थिंक ये अभी अभी आपके सिलेबस में है नहीं, फिर अब पहले था, बट बट क्यूरी लॉ अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। क्यूरी लॉ क्या होता है? क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर होता है TC। देखो, एक होता है टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वो क्या बोलता है? द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, और TC। मतलब जो मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव से थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड अ क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, ये इसी का लॉ है, क्यूरी वीएस लॉ। ये क्या बोलते हैं? अबव द क्यूरी टेम्परेचर, जैसे ही क्यूरी पॉइंट के बाद जो पैरामैग्नेटिक फेज जो होता है, वो जो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली डिपेंड करता है इस पे। ससेप्टिबिलिटी xm इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन T माइनस TC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूरी वीएस लॉ। ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो आपको आपको ध्यान रखना है बस इसमें, आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बस, क्यूरी टेम्परेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? तो जिस टेम्परेचर पे मेरा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक बन जाता है, उसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है मैं, ठीक है, इतना इतना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। बाकी इन तीनों का कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे है, टेबल फॉर्म में देखो 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी परमेबिलिटी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और हिस्टेरेसिस इफेक्ट। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड करता है 1/T के, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो क्यूरी टेम्परेचर है ना, वहाँ पे xm इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC। ठीक है, चलो अभी हम इतना पढ़ ही लिया है ना, तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये क्या होता है, एक बार देख ही लेते हैं क्या है, डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ना तीन 4-5 फार्मूला वो पढ़ने वाले हैं अभी हम यहाँ पे। तो ये सब याद वाद नहीं रखना, ये सब याद वाद नहीं रखना, बस फार्मूला, बस बेसिक समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द फील्ड दैट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हमने पढ़ा हुआ है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, अगर सोलिनॉइड की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कोई कोई नई बात नहीं है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया था, तो एन आई को हम बोल देते हैं, एन आई को हम बोल देते हैं एच, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। एच की वैल्यू कितनी आ गई, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। बी तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया, बी का कितना फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट अपॉन इंटू एच। एच को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन, इट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट m डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, magnetic moment developed per unit volume is known as magnetization। magnetic moment per volume, magnetic moment per volume is magnetization। ठीक है, m इक्वल टू स्मॉल m, मैग्नेटिक मोमेंट अपन वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन तो पता ही है, बी इक्वल टू बी नॉट एम। परमेबिलिटी, म्यू नॉट तो हमने पढ़ा है, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, बी अपॉन एच, यहाँ से बी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू अपॉन बी अपॉन एच। परमेबिलिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो आ जाएगा परमेबिलिटी, म्यू। यहाँ से अगर आपको डायमेंशन में से निकालना हो, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस। ऑब्वियसली बात है, म्यू इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, है ना, यहाँ से म्यू आर कितना आ गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट। और लास्ट है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, magnetic susceptibility measures the ability of a substance to take up magnetization, मतलब to take up magnetization मतलब H, when placed in the magnetic field। It is defined as a ratio of intensity of magnetization M to the magnetizing field intensity H। Susceptibility is equal to ratio of magnetization to magnetic field intensity, with a ratio of magnetization to magnetic field intensity। यहाँ से देखो, फिर इन्होंने रिलेशन निकाल दिया परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप आ गया, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम। ये सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स से तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ससेप्टिबिलिटी का दो फॉर्मूला आया है, एक्सएम इक्वल टू, ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। मैग्नेटाइजेशन अलग है, मैग्नेटाइजेशन अलग है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है ना, कंफ्यूज मत होना। मैग्नेटाइजेशन इज बड़ा एम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज बड़ा एच। ठीक है, उन दोनों का रेशियो को बोल देते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का दो फॉर्मूला एम अपॉन एच, और ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और क्यूरी वीएस लॉ। ससेप्टिबिलिटी इज एट क्यूरी पॉइंट के बाद, जैसे ही क्यूरी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टी सी। ससेप्टिबिलिटी इज अ कांस्टेंट सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी। जैसे ही टी सी से आप ऊपर जरूर जाओगे तो फिर टी माइनस टी सी पे वो डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो
प्रॉपर्टीज ऑफ सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिक सब पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक के भी पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, पर इन सबको कॉन्सोलिडेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे, ठीक है। इसका मैग्नेटाइजेशन स्मॉल होता है, इसका मैग्नेटाइजेशन स्मॉल होता है, इसका लार्ज और पॉजिटिव होता है, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी इसका रेंज -1 से 0 है, ठीक है। इसका पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, और इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर वाला पॉइंट इस एग्जाम में आता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पैरामैग्नेटिक के लिए 1/T पे डिपेंड करता है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए 1/T-TC पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यूरी क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जिसपे मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन, दिस मार्क्स एंड, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटाइजेशन, और हम हमारा मैग्नेट वाला जो चैप्टर है वो हो गया खत्म, ठीक है भाइयों। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, ये क्या क्या पेंसिल आ गया क्या, मैग्नेट के पी वाई को लगाओ सारे, जेई के लास्ट 5 ईयर में 2020 से 2025 तक, ठीक है, बन जाएंगे सारे, सब जो जितना पढ़ाया मैंने सब उसी उसी में से वही वही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इस वाले चैप्टर से जो आज हमने पढ़ा है उसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो या तो क्यूरी टेम्परेचर से क्वेश्चन बनता है, क्यूरी टेम्परेचर से क्वेश्चन बनता है कि फेरो से पैरा, लोग बच्चे गलती कर देते हैं, पैरा से फेरो या फेरो से पैरा, ऐसे उसमें गलती गलती मार देते हैं, ठीक है। तो याद रखो फेरो, फेरो मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट से वो कम अट्रैक्ट पे आएगा ना, तो कम अट्रैक्ट कौन सा होता है, पैरा है। इसको जब मैं क्लास 12 में था तो मैंने ऐसे याद किया था, डाया, पैरा और फेरो, डीपीएस, है ना, जैसे डीपीएस स्कूल होता है ना, डीपीएस याद रहता है अपने को, तो मैंने ऐसे याद किया था डीपीएस, ठीक है। तो डाया मतलब होगा कि भाई रिपेल, ये तो भाई पास में आना ही नहीं चाहता, ये होगा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा अट्रैक्ट, ठीक है। और जैसे ही मैं क्यूरी टेम्परेचर से जाऊंगा, जैसे ही मैं क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा जाऊंगा तो मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, है ना, क्योंकि भाई ज्यादा अट्रैक्टिव से कम अट्रैक्टिव पे जाएगा ना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC, यहाँ, और इस केस में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यहाँ पे तो ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, खत्म। इन दोनों पे, इन इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सब्सटेंस वाले पे, और बाकी क्वेश्चन बनता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट पे, जो यहाँ पे मैंने बताया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये, और बाकी इससे इससे पहले तो सारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही चीज है ना, इलेक्ट्रो ये सब तो पूरा हमारा सेम चीज रिपीट हो रहा है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। तो दिस मार्क्स एन एंड ऑफ आवर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर नाउ एंटरिंग इनटू a very beautiful chapter known as EMINAC, EMINAC, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड चैप्टर, एंड वेरी, आई विल से वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट one question in JEE mains from EMI and one question from AC in JEE main, and both the questions, and AC is mathematical, full mathematical, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। EMI में से थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ जाता है कभी कभार, थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों है, थोड़ा इसमें समझना है अपने को कि भाई करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, वो सब अपने को समझना है। तो मैं ईएमआई का थोड़ा सा बता देता हूँ अपने को, कल ईएमआई हम कल चालू करेंगे। ईएमआई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे इसमें फैराडे भाई साहब है हमारे, फैराडे के दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसमें लेंस लॉ, यहाँ से हम करंट करंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। करंट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर ये मेरा ऐसे है, मैग्नेट ऐसे आ रहा है नॉर्थ साउथ, तो सर करंट इसमें क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सर अब मैं मैग्नेट को यहाँ से लेके आ रहा हूँ ऐसे, सर अब इस केस में करंट कैसे मूव करेगा। अब मैंने इसको नॉर्थ साउथ कर दिया, अब कैसे मूव करेगा। यहाँ पे मैंने साउथ नॉर्थ कर दिया, अब कैसे मूव करेगा। समझ रहे हो? या जिसने पढ़ा होगा उसको क्लियर है ये चीजें। जिसने पहले पढ़ा हुआ है ईएमआई, कि आपको ये चीजें पता है, ये चीजें क्लियर है कि भाई जब अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ पोल से लेफ्ट हैंड साइड से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा फ्लक्स कटेगा, जैसे ही मेरा फ्लक्स कटेगा तो क्या होगा इसमें। जैसे ही फ्लक्स वो होता है तो क्या जनरेट होता है, करंट इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इन अ डायरेक्शन हाँ अपोजिट टू द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। तो तब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। सब बच्चे आई विल सब बच्चे यहाँ पे रट्टा मारते हैं, किसी को कॉन्सेप्ट पता ही नहीं आता है। तो ये जो है ये हम क्लियर करेंगे कल, सारा का सारा, सारे जितने भी केसेस है सब हम देखेंगे, ताकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो सर कैसा भी आ जाए, नॉर्थ साउथ आ जाए, साउथ नॉर्थ आ जाए, लेफ्ट से आ जाए, राइट से आ जाए, ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। ठीक है, फेरेडे लॉ पढ़ेंगे, लेंस लॉ पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, फिर चौथा है इसमें अपना म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। यही चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा जो फ्राइडे, तो 2 दिन में आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा। 4 घंटे, कल 2 घंटे पढ़ेंगे, परसों 2 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है फॉर ईएमआई। ठीक है, तो तो दिवाली से पहले अपना ईएमआई खत्म हो जाएगा, दिवाली के बाद एसी एसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल बी ऑन द ट्रैक। तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 9 PM शार्प, और कल 9 से 11 तैयार रहना। कल 2 घंटे की क्लास होगी पूरी फॉर ईएमआई। ठीक है, ठीक ठीक है आज सर। की आज की आज की क्लास तो थ्योरेटिकल थी, और आई विल नॉट से उतनी इंपॉर्टेंट थी लाइक, बट कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने पढ़ा दिया, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। बट कल की क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमआई, ईएमआई समझ में आ जाएगा तो एसी भी समझ में आ जाएगा आपको। एसी जो एसी नथिंग बट न्यूमेरिकल ओनली। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9 बजे। ओके, चलो। सर हाँ, बोलो। सर आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप 11 का भी थोड़ा रिवाइज कर सकते हो एक दो क्लासेस हाँ में। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा वही प्लान है कि मैं जैसे 12th का सिलेबस खत्म होता है, मैं आपको क्लास 11th के जो स्कोरिंग एरिया है, मतलब स्कोरिंग मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है, और जहाँ से क्वेश्चन आए तो आप भी सॉल्व कर पाओ। अब मैं आपको कम टाइम में रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा लेट्स सपोज, और रोटेशनल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा वो बनेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाने पढ़ाने का मतलब नहीं है। तो मैं क्लास हाँ 11th के वो टॉपिक्स लूंगा जो जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, मतलब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ से लेकर आसान से आसान। तो वो मैंने लिस्ट आउट की है, मैं आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th में। क्लास 11th में वी विल स्टार्ट विद डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वेरी इजी, इलास्टिसिटी ठीक है। वेरी इजी, फ्लूइड, एसएचएम, ये 4 टॉपिक है। अब आप मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स में आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया लेट्स सपोज, ठीक है। फिर जो आता है एफबीडी वाला, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और फिर क्या आता है आपका रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में भले ही पढ़ लोगे, बट उसमें गारंटी नहीं है कि आपका क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए मैं अभी कम टाइम में मैं आपको मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मे बी जो अप्रैल वाला सेशन होगा उससे पहले मैं आपको मे बी अच्छे से मैकेनिक्स स्टार्टिंग से पढ़ा दूं, सारी चीज़ों लेके, क्योंकि मैकेनिक्स इज फुल कॉन्सेप्ट। अगर इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट भी हिला हुआ है तो जेई में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको फंसा देगा, अच्छे से फंसा देगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बट ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें मैं अगर मैं हर टॉपिक पे मैं 2 से 3 घंटा भी दूंगा, जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता के,
तो अगर वो क्वेश्चन जेई आपके एग्जाम में आएगा तो आप बना लोगे। मुझे बेसिकली आपके भाई 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना जेई जेई मेंस में। 25 में से भाई कैसे भी करके आपको 15 से ऊपर सही मारने हैं। कैसे भी करके 15 प्लस होने चाहिए आपके। चाहे आप अब आपको क्लास 12th 11th करो या पूरी सिर्फ 12th ही पढ़ो या 11th ही पढ़ो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो सब ये पूछेंगे भाई 300 में से कितने नंबर आए हैं, है ना। यही पूछेंगे ना भाई कि भाई तुमने क्लास 11th नहीं पढ़ी, मैकेनिक्स नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। वो किसी को कुछ कुछ वो नहीं है। व्हाट इज योर व्हाट है माई फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ्स में कितने आए। तो फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो स्कोरिंग स्कोरिंग एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन आया और आपसे बन जाए तुरंत तुरंत, जो आसान टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे, ताकि अगर वो आपके सेट में फंस जाए सो आप यू शुड नॉट मिस इट। ठीक है। तो इसमें मैं जल्दी से हम क्लास 12 खत्म करते हैं। EMI AC इज लाइक 2-2 घंटे का चैप्टर है, लाइक 4 आवर्स में खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल मूव टू डायरेक्ट टू मॉडर्न फिजिक्स, ये एटम, न्यूक्लियाई एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स करके उसके बाद हम ऑप्टिक्स पे आएंगे। ठीक है। तो ये मेरा प्लान है कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। नवंबर नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक अगर जाएगा अभी तो। बट नवंबर तक हो जाएगा क्योंकि अब मैं कंटिन्यूस क्लास लूंगा आपकी। तो हो जाएगा। ठीक है। चलो कोई नहीं। कल मिलते हैं। इतना रिवाइज करो, मैग्नेट के क्वेश्चन लगाओ, देखो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे हैं तो डाउट पूछो। और CBSE में जो मैंने आपको वो PDF भेजी है दोनों बुक की, SL अरोड़ा वाली बुक की, उतना ही सफिशियंट है आपको CBSE में पढ़ने के लिए। उसमें जाओ, देखो वहाँ पे डेरिवेशन कैसे लिखे हुए हैं, डेफिनेशन कैसे लिखे हुए हैं, स्टेप्स कैसे लिखने हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी CBSE के लिए जब मैं CBSE के लिए पढ़ रहा था, मैंने सिर्फ यही वाली बुक फॉलो की बस। इसी बुक को मैंने हम्म। लाइन बाय लाइन पढ़ इसी बुक को मैंने लाइन बाय लाइन जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने देखा, क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं, है ना, कैसे लिखना है। मान लो मेरे पास कोई डेरिवेशन आया है, तो पहले पहले उसका ड्राइंग बनाओ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो, फिर बाद में फिर उसको जो आंसर आ रहा है उसको आंसर लिखो और लिखो आंसर। ये होता है तरीका आंसर को लिखने का। अगर आपको सब कुछ पता है एंड यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। नहीं, अगर मैं आपको चलो CBSE की भी बात करूं, सॉरी केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आप आंख बंद करके NCERT की बुक की पढ़ो बस। NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट्स इट। इसके अलावा इसके पीछे के जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है जो दिए हुए है ना आपके, वो सारे के वो क्वेश्चन सीधा कॉपी करके CBSE में आ जाता है। NCERT की केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन आपकी पढ़ी होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन। सब लाइन पे आपका पेन चला होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस लाइन में क्या लिखा हुआ है। पर सर मैंने देखा है यूजुअली जो आंसर्स रहते हैं, ज्यादा मैंने ऐसे हाँ केमिस्ट्री में हाँ देखा है कि आंसर्स बहुत मतलब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मतलब पॉइंट में बहुत लंबे आंसर्स आते हैं। हाँ, वो तो देगा ना यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो देगा ना। जैसे मैं बात करूँ आपके केमिस्ट्री को, सॉलिड पहले आपका ही चैप्टर था सॉलिड स्टेट, वो तो हट गया। हम्म। बट जेई हाँ एडवांस में है, जेई एडवांस में है। जेई हाँ। मेन्स और CBSE से हटा है ये। इसमें से एक क्वेश्चन फ्री फंड के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था CBSE में, और जेई मेन्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। फ्री फंड के 4 मार्क्स मिल जाते थे। इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो इसमें बस 3 चीजें, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक। इसमें होता है Z = 1, इसमें होता है Z = 2, इसमें होता है Z = 4। इस पे क्वेश्चन आता था, एक न्यूमेरिकल बेस है। बट अब आपने पढ़ा नहीं है, अब ये भी हटा दिया है। बट जेई एडवांस के लिए पढ़ना, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से 4 मार्क्स का आता है, अब हटा दिया CBSE में, तो हटाओ। अब आपका बचता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है भाई, 15 नहीं भाई, 15 फॉर्मूला है। 15 फॉर्मूले इसमें, और सब फॉर्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल है। वो आप जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं ना, उसके आंसर सॉल्यूशन निकालो, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो।
क्या आपका समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे यूज किया है? क्या आपको हाँ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो टिक मारो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको फिर अपने आप से सॉल्व करो। सिंपल सा वो है, तरीका है। ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करो, जो आपके बुक है वो, और जो एनसीईआरटी के जो पीछे के सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन ले लो, यू लाइक या कोई भी है ना, कोई भी जो सॉल्यूशन हो, दोनों को सामने सामने खोलो। यहाँ पे खोलो एनसीईआरटी, यहाँ पे रखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन देखो उसका। सॉल्यूशन देख के क्या आपको समझ में आ रहा है कि भाई कैसे किया है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टिक मार के आगे बढ़ जाओ। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पेन पेन कॉपी निकालो, उसको खुद से सॉल्व करो, उसकी कैलकुलेशन देखो क्या अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो देखो कहाँ पे आप फंस रहे हो। ये तरीका है केमिस्ट्री का, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन को लगे हुए सॉल्व करने के लिए। ऐसे करोगे तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम्म। यहाँ पे एनसीईआरटी खोलो, यहाँ पे सॉल्यूशन खोलो, और एक एक करके आंसर देखो उसका क्या क्या है। और जो जो अच्छा, समझ में आ रहा है उसको टिक मारो, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। उसमें देखो दो ठीक। तीन चार कितने फॉर्मूले हैं। एक उसमें टीबी का फॉर्मूला है, टीबी इक्वल टू केबीएम। एक है टीएफ का फॉर्मूला है, केएफ आई है, केएफएम। फिर उसमें एक हम्म। वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है, तो आई से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ना तो, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस वाला है। यही हाँ सब है ना। हाँ। मुझे याद है यार, मैंने क्या 12 साल पहले दिया था 12th, मुझे अभी तक याद है। टीबी टीबी टीएफ ऑस्मोसिस, और फिर आता है आपका चैप्टर, सॉल्यूशन के बाद आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स, है ना। हम्म। केमिकल काइनेटिक्स से तो आपका न्यूक्लियाई जो है वो सेम केमिकल काइनेटिक्स का वो है। केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना। यहाँ पे T ½.693/K, हाँ। है ना। सेकंड ऑर्डर जो फॉर्मूला है उसके वो निकालने वाला। फिर इस पर आता है रेडियो एक्टिव डिके निकालना। तो वही न्यूमेरिकल है, सबके सबके एक ही टाइप के न्यूमेरिकल देख लो, और फिर जो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर निकाल के देख लो, उसके सॉल्यूशन के साथ देख लो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जो समझ में आ रहा है उसको टिक टिक मारते मारते जाओ। बट सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल्स है आपको देखे होने चाहिए, क्योंकि आपके जो सीबीएसई का जो एग्जाम होगा ना, इसी में से क्वेश्चन आएगा। या तो जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स, या जो एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन सेम टू सेम, डिट्टो क्वेश्चन वही आता है, सेम टू सेम। ना वैल्यू भी चेंज करके नहीं आता है, न्यूमेरिकल जो होता है। ठीक है। अच्छा। अब इसके बाद जो 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 चैप्टर याद करने वाले थे आपके, सरफेस केमिस्ट्री, वो तो हटा दिया ना। सरफेस केमिस्ट्री अब तो सिलेबस में नहीं है शायद। और देखना पड़ेगा मुझे। मेट्रोलॉजी तुम्हें है। पता, मेटलर्जी, ये सब इसमें क्या मानना है? इसमें सीधा रट्टा मारना है, सीधा। इन सब इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें इसमें जितनी गंदी तरीके से रट्टा मार सकते हो मार जा रहे हो। इसमें बस चीजें हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसको याद रखो। नोट्स बनाओ, जैसे याद रखना है याद रखो। फिर आ जाता है आपका ये क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पी ब्लॉक, देखो मैं जब पढ़ रहा था पी ब्लॉक ना, बहुत लंबा चैप्टर है ना। पी ब्लॉक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जे सीबीएसई में। 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स अलॉटेड है पी ब्लॉक के लिए। तो इसमें ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, और ग्रुप 17 है। यही था ना? नहीं सॉरी, 15 से है, थर्ड। 15 16 हाँ 17। 15 से, और 15 13 पहले 16 था, 17, 11 था। हाँ 13 14 उसमें था। तो इसको देखो, इसको बी ब्लॉक को पढ़ने का तरीका क्या है? एक पेज लो, बड़ा सा A4, ग्रुप 18 से चालू करो सबसे पहले। ग्रुप 18 में जितने भी वो इक्वेशन है, सब इक्वेशन को 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे लिख लो। ठीक है। फिर उसके बाद जितने जितने भी वो है, क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोल रहा हूँ, शेप्स शेप्स आते हैं ना उसमें, sp3d2 कुछ कुछ था, जिसमें आपको इसके वो लिखने पड़ते थे, कुछ जो जो भी ड्राइंग्स है बेसिकली। ये तो हो गया केमिकल इक्वेशंस। और जो भी ड्राइंग्स है वो फिर वो यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4। और फिर जितने भी थ्योरेटिकल आपको लग रहे हैं
उसको 1 2 3 4 करके यहाँ पे लिख लो। तो एक पेज पे आपका पूरा ग्रुप 18 खत्म हो जाना चाहिए, और जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो और उसको देखते रहो। सिमिलरली करो ग्रुप 17 के लिए, सिमिलरली करो ग्रुप 16 के लिए, और सिमिलरली करो ग्रुप 15 के लिए। ऐसे करके आप पूरा पी ब्लॉक खत्म कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि आप बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने पी ब्लॉक के लिए 4 पेज लिए। एक पेज पे सारा ग्रुप 18 का जितना कंटेंट बुक में लिखा हुआ है उसको मैंने एक पेज में समेट दिया। ग्रुप 17 में एक पेज में समेट दिया, ग्रुप 16 में एक पेज में समेट दिया, ग्रुप 15 के लिए एक पेज में समेट दिया, और उसको चिपका दिया जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। और उसको मैं रोज देखता था। तो जो आप चीजें देखते हो ना वो आप जल्दी विजुअलाइज करते हो। अगर किसी ने दृश्य मूवी देखी होगी पहली वाली, तो वो ही कैन कोरिलेट द थिंग्स यू विजुअलाइज, वो आपको ज्यादा याद रहता है। ठीक है। हाँ। तो ये तरीका है पी ब्लॉक पढ़ने का। और ये डी एन एफ ब्लॉक तो आसान है, उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, XP3 D2 SP3 वही वाला है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो ऐसे बनाना होता है ना, D2SP3 है ना, डी ऐसे, याद है? ऐसे ऐसे करते हैं। फिर इसमें ऐसे कुछ करते थे ना, मैं भूल गया यार अभी। मान लो ये D2 होता था, ये P3 है ना, SP3 1 2 3, जो भी था एस में तो 2 आता है। मतलब सर डी में तो ये तो एस है ना, डी में तो 5 आएगा ना, 1 2 3 4 5, SP3 D2 जो भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए आपको, है ना? तो वो है। उसके बाद ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में सीधा आ जाओ, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्डिहाइड और एमीन्स। जितने भी नेम रिएक्शंस हैं वो सब पता होनी चाहिए आपको। मान लो आपको बेंजीन दे दिया मैंने, तो बेंजीन से आपको फिनॉल बनाना भी आना चाहिए। बेंजीन से आपको COH बनाना भी आना चाहिए। बेंजीन से आपको ये बनाना भी आना चाहिए। इसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा। है ना? तो खुद से विजुअलाइज करो। मान लो सो रहे हो, सोने से पहले खुद से अपने दिमाग में लाओ, अच्छा सर अगर मेरे पास बेंजीन है, ठीक है सर, मुझे बनाना है बेंजीन से फिनॉल, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? खुद से सोचो। सर बेंजीन है, बेंजीन से मुझे यहाँ पे चाहिए अमोनिया NH3, तो मैं यहाँ पे क्या, मेरा वो होगा बेंजीन से मुझे चाहिए हेक्सा, दो बेंजीन चाहिए, तो ये में क्या क्या रिएक्टेंट आएगा यहाँ पे? खुद से अपने आप को क्वेश्चन करो। क्या आपको दिमाग में ये चीज ये नहीं है तो उसी समय उठ के देखो सर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, तब याद होगा आपको। जब आप खुद से वो करोगे ना, तब याद होगा आपको। हेलो एल्केन में आपने पढ़ा होगा वुड्स फिटिक रिएक्शन, पढ़ा है? हाँ। फिटिक रिएक्शन, है ना? SN1 SN2 रिएक्शन, SN1 SN2, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सब नेम, जितने भी नेम रिएक्शन है वो तो आपके मुंह जबान पे होना ही चाहिए। अल्कोहल फिनॉल में आपका रीमर टीमर रिएक्शन, कॉप्स रिएक्शन, है ना, इतने सारे नेम नेम वाले रिएक्शन है वहाँ पे। तो वो सब आपको पता नहीं, सब लाइन में लाइन पढ़ लो। PYQ देखो, CBSE के PYQ देखो, सब आपको मिलेंगे। जो आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक्सरसाइज के सारे जो PYQ में जो क्वेश्चन है वो सब 5 मार्क्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। खुद से विजुअलाइज कर लो CBSE के। ये तरीका है CBSE के लिए पढ़ने का। CBSE के लिए पढ़ने का ये नहीं है कि भाई मैं बुक से पढ़ रहा हूँ और सारे एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूँ। नो, दैट इज अ वेरी बैड बैड अप्रोच, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे रखो NCERT, जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे रखो NCERT, यहाँ पे रखो सॉल्यूशन। सेम एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री, सेम इज एप्लीकेबल फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है। देखो फिजिक्स में ना मेरे 91 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरे 94 मार्क्स थे, और मैथ्स में मेरे मेरे 95 मार्क्स थे। ठीक है। तो मैंने बाकी लोगों से कुछ अलग किया, इसलिए मेरे इतने मार्क्स आए। हम्म। ठीक है। तो वो जो मैंने क्या किया वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने से बदले से बढ़िया मैंने सॉल्यूशन निकल रखता रखता था साथ में। क्वेश्चन ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा मैंने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये वाला है, अच्छा सॉल्यूशन मैंने देख लिया, अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया, ऐसे करेंगे, ठीक है।
जो क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में वो होता था अच्छा इसमें क्या है, सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं पेन कॉपी उठाता था और तब मैं उसको सॉल्व करता था 2-3 बार, दो तीन बार सॉल्यूशन देख के कि भाई आप समझ, अब दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर फिजिक्स। फॉर फिजिक्स जस्ट फॉलो SL, दैट्स इट। मेरे फिजिक्स में 91 मार्क्स आए हैं ना, तो आई विल गिव द क्रेडिट टू दिस बुक ओनली। बस मैंने और कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, सिर्फ यही पढ़ा इसी में। और PYQ किए बस। इन दोनों के लिए NCERT प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन, द यूलाइक, मैंने एक यूलाइक ले लिया था, प्लस PYQ, दैट्स इट। जितना सिलेबस, जितना पढ़ने का जो कंटेंट है उसको कम रखोगे ना, उतना ज्यादा पढ़ोगे, उतना चीजें याद रहेगी। 10 जगह से नहीं पढ़नी पढ़नी है चीजें। ठीक है। आई होप दिस विल एंड द टॉपिक फॉर CBSE। CBSE में देखो भाई मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आई होप आपके इससे ज्यादा मार्क्स आए। तो ये कट ऑफ लेके चलो। सर मेरे को फिजिक्स में कैसे भी करके 91 से ज्यादा नंबर लाने हैं, केमिस्ट्री में 94 से ज्यादा नंबर लाने हैं, 95 में, मैथ्स में 95 से ज्यादा नंबर लाने हैं। तभी तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब हुआ, है ना। मैं अगर आपको मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मैंने कैसे पढ़ा और मैंने क्या गलती की, और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको मैंने क्या गलती की, मान लो। अब जैसे मेरे केमिस्ट्री में 6 मार्क्स क्यों कट गए, वो भी पता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट चैप्टर है, पता है किसी को, हाँ। है ना। तो उसमें मैंने क्या किया, उस वो चैप्टर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था मेरा बोर्ड से पहले। मैंने कहा यार इतना पढ़ लिया, ये भी पढ़ना है। तो उसमें मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया, तो वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एक, समझ रहे हो। वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो वो अब मुझे ये पता नहीं था, तो गलत हो गया। ठीक है, और एक दो मतलब और बाकी जो 4 मार्क्स है वो मेरे में भी, ये जो पी ब्लॉक या जो ये वाले कुछ चैप्टर थे ना, मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था, उसमें से एक दो क्वेश्चन आ गए थे जो मैं भूल गया, मतलब एग्जाम के टाइम पे। मतलब मुझे याद था, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकलेक्ट। तो वो है। ठीक है, तो जो चीजें याद रखनी है उनको ऐसा याद रखो कि भाई वो याद ही रहे। ठीक है, तो ये तरीका है CBSE के लिए पढ़ने का। ठीक है, और जब आप स्कूल में एग्जाम देते हो तो उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स पे वो दो थोड़ा, कि क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है ना। बॉडी कैसी होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, बॉडी कैसी होनी चाहिए, और फिर क्वेश्चन को एंड कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE में। CBSE में क्या है ना, जो आपको, क्योंकि जो एग्जामिनर जो चेक करता है वो जल्दी जल्दी पेपर चेक करता है। अगर आप अच्छे से लिखोगे बिना कोई काटी पीटी करके, उसको लगेगा कि बच्चे ने सही लिखा है, वो पढ़ेगा भी नहीं और मार्क्स फुल में से फुल दे देगा। ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो जितना कटिंग कम करो एग्जाम पेपर में उतना अच्छा है आपके लिए। जितना आप काटोगे पीटोगे कम ना, उतना एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने सही लिखा है, कि भाई ये इसके माइंड में डबल थॉट नहीं थे, है ना, इसके माइंड में जो था उसने लिखा है। ठीक है, और मान लो एक और चीज, मान लो आप CBSE का पेपर पेपर दे रहे हो। मान लो आपने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया, और मान लो क्वेश्चन 4 पे आप सोचो कि बाद में करूंगा मैं, और फिर क्वेश्चन 5 पे आ जाओगे, मान लो कर रहे हो। तो क्वेश्चन 4 के लिए ना आपको जितना स्पेस आपको चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस देना। ये नहीं कि भाई इसमें इतना कम स्पेस दे दिया फिर बाद में यहाँ पे यहाँ से चालू किया, या ऐसे ऐसे लिख रहे हो। सो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, है ना। मान लो अगर आपको कहीं कभी कुछ स्पेस स्पेस, मान लो क्वेश्चन 4 में आप फंस गए हो, आपको नहीं आ रहा है, तो वो हटा के उसके लिए सफिशियंट स्पेस दे दो, एक पेज छोड़ दो पूरा, और फिर क्वेश्चन 5 पे जाओ। ठीक है, अभी जब आप लिखते हो, जब करते हो, तो यहाँ पे एक लाइन बनाओ, यहाँ पे एक लाइन बनाओ। ये CBSE में जो बोर्ड में लिखने का तरीका है, यहाँ पे लिख दो रफ वर्क। ठीक है, अभी से प्रैक्टिस में करो जब भी करते हो, रफ वर्क। और ये क्वेश्चन 1 ये रहा, ये खत्म करो, फिर मैंने यहाँ पे लिखो आंसर 1, इसको इसको सॉल्व करो। जैसे मान लो
यहाँ पे लिखोगे आंसर, जैसे कहा गया आंसर 1। ठीक है, मान लो इसको आपने सॉल्व किया, यहाँ पे मान लो आपका आंसर आया, आंसर को बॉक्स करो, लिखो आंसर, फिर थोड़ा स्पेस रखो, आंसर 2, इसको सॉल्व करो पूरा, जो भी है, मान लो जो भी आंसर आया आंसर, मान लो को आंसर थर्ड में आपको लिखना है, तो जो भी लिखना है उसको लिखो, या फिर पहले उसको बता दो जो भी पॉइंट है, तो उस पर बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5, खत्म। फिर आ जाओ आंसर नंबर 6। हर हर चीज को ना बुलेट पॉइंट्स में लिखना, कभी भी ये नहीं कि इसको हटा के यहाँ पे सीधा पूरा एक पैराग्राफ बना दिया, है ना। उससे बढ़िया बढ़िया इसको बुलेट पॉइंट्स में लेके आ जाओ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, इट गिव्स अ गुड इमेज। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी किसी और दिन सीबीएसई के बारे में बताऊंगा और। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ओके बाय, टेक केयर। ओके सर। बाय।